Good morning students. I hope you all are fine at your home with your family members. In last video हमने बात की थी महात्मा गांधी जब कहाँ आए, इंडिया में आए. ठीक है, आई होप आपको याद होगा कब आए, 1915 में, 1915 में जब इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट भी किए आते ही. ठीक है, कब, 1917 में और 1918 में. 17 में चंपारण, याद है ना आपको, भूल तो नहीं गए, खेड़ा और अहमदाबाद. तो ये उनके क्या थे, अभी तक के मूवमेंट थे. अब हम कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, जब आपकी दोस्तों की लड़ाई हो जाती है तो ठीक है ना, तो शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब हमारा ये क्या होता है, हमारे पास जब जितने ज्यादा वेपन्स होंगे उतने ज्यादा हमें जोश ज्यादा आएगा कि हम इस तरह से हम लड़ पाएंगे. तो महात्मा गांधी जी का वेपन क्या था कि उन्होंने किसके साथ लड़ाई की, ब्रिटिशर के साथ की, जो इस कंट्री पर रूल कर रहे थे. तो उनका मेन जो हथियार था, वेपन था, वो सत्याग्रह था. ये सत्याग्रह क्या होता है, तो सत्याग्रह वाज ए नोबल मेथड ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक है ना, तो लड़ाई करने के जो हथियार थे, ट्रुथ यानी सच्चाई, और नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस का मतलब क्या होगा कि बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी. ठीक है ना, हाथ जोड़ के और अपनी बात मनवानी है. तो ये जो मेथड है, ये बड़ा ही पेचीदा मेथड है और नया ही मेथड है जो कौन लेकर आए, महात्मा गांधी. और कौन ला सकते थे. तो नॉन वायलेंस यानी कि सच के साथ अगर हम कोई चीज को लेकर बैठ जाए, भूख हड़ताल कर ले, धरना दे दें, और हम अगर सच्चे हैं, अडिग है अपनी बात पर, तो हमें सक्सेस मिलेगी और सामने वाले को हमारी बात माननी पड़ेगी. क्लियर है, ये उनका मेथड था. और ये सेम चीजें उन्होंने की और कहीं ना कहीं वो क्या हुए, इस मामले में सक्सेस भी हुए. और उन्होंने जो सक्सेसफुल कुछ मूवमेंट्स चलाए और ब्रिटिशर्स को उनकी बातें माननी पड़ी. ठीक है ना, तो आप भी अगर ट्रुथ और नॉन वायलेंस के साथ अगर अपनी बात रखोगे तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी और मानी जाएगी. क्लियर है. तो हाँ, अपनी कोई भी बात घर पे मनवानी हो तो ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट, द रोलेट एक्ट की. ये हुआ था 1919 में, यानी 1918 तक हम पढ़ चुके थे अहमदाबाद और खेड़ा, और 1919 में रोलेट एक्ट. कुछ 1919 का एक स्पेशल ईयर है जिसमें 3 स्पेशल घटनाएं हुई थी. ठीक है, एक तो द रोलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग, और तीसरा खिलाफत. ये तीनों को हम पढ़ेंगे. और सबसे पहला है द रोलेट एक्ट. ठीक है ना, क्या था ये रोलेट एक्ट. इसमें द एक्ट गेव द गवर्नमेंट power to repress the political activity and political leader can be arrested and kept in prison without trial. इसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज या पॉलिटिकल लीडर्स को कभी भी अरेस्ट कर सकती है अगर उनको लगे कि ये गलत चल रहे हैं. ठीक है ना, तो उनको अरेस्ट कर सकती है और जेल में डाल देगी, और उसके बाद उनका ट्रायल भी नहीं होगा. ट्रायल यानी जैसे हमें अगर जेल में कोई भी चोरी का या कोई भी हमारे ऊपर कोई अक्यूज इल्जाम लगता है तो हमें जेल ले जाया जाता है. उसके बाद हमें कहाँ पेश किया जाता है, कोर्ट में. ठीक है, हमारे रूल है इंडिया में 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स हमें कोर्ट में पेश किया जाता है. ये हमारा हक है, क्योंकि पुलिस हमें पकड़ के ले गई, अभी कोर्ट ही जज करेगा कि भाई क्या ये गिल्टी है या नहीं है. तो यहाँ पर क्या किया कि जान करके ब्रिटिश ने देखा कि जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर है, उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी. ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी 1885 में बन गई थी. जी हाँ, 1885 में. ठीक है, तो उस समय उनको लगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं लेकिन इतने एक्टिव नहीं होते थे, अगर उन्होंने कोई भी साजिश की हमारे खिलाफ यानी ब्रिटिशर के खिलाफ, तो उनको कभी भी पकड़ के ले जाया जा सकता है. ओके, तो ये जो कानून था कि किसी को भी कभी भी पकड़ के ले जाओ, यानी इसको नाम दिया गया नो वकील
नो अपील और नो दलील, कि हम अपील भी नहीं कर सकते, वकील भी नहीं कर सकते और दलील भी नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट ही नहीं ले जाया जाएगा, ठीक है, उसको सीधा अरेस्ट करके जेल में रखा जाएगा। तो इसको काला कानून या ब्लैक लॉ के नाम से भी इसके बोला गया, और इसके लिए महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया, और एज ए लीडर उन्होंने कहा कि एक डेट डिसाइड की 6 अप्रैल 1919 को, कि पूरे देश में रोलेट एक्ट के अगेंस्ट पूरे देश में क्या होगा, एक हड़ताल रखी जाएगी। पहली बार हड़ताल वर्ड यूज आया था 6 अप्रैल 1919 को, कि आप सभी लोग जो भी ब्रिटिश जो दफ्तर है, ठीक है ना, जो भी उनके दफ्तर उनके बाहर आप धरना दोगे, और कोई भी आपको वायलेंस नहीं करनी, विदाउट वायलेंस आप सभी को धरना देना है और इसके अगेंस्ट लेटर लिखना है और आपको हड़ताल करनी है। तो ये था रोलेट एक्ट। एक्चुअल में क्या था कि ये कहीं ना कहीं बस पॉलिटिकल लीडर और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करने के लिए था। क्लियर है, समझ आ गया रोलेट एक्ट, ठीक है ना। कब था, 1919 में। उसके बाद कब इसको महात्मा गांधी ने इसको अपोज किया, और सत्याग्रह की जो डेट है वो डिसाइड की 6 अप्रैल 1919 को। अब थोड़ा सा डेट ध्यान कर लेना 6 अप्रैल, क्योंकि जो नेक्स्ट जो है जलियांवाला बाग वो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, अटैच है। आफ्टर रोलेट एक्ट द नेक्स्ट इंसिडेंट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। हमने बहुत बार सुना भी है जलियांवाला बाग कहां पर है, हाँ बिल्कुल सही, कहां पर है, पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके बिल्कुल पास में ही है। क्या है, ये एक गार्डन है। वहां क्या हुआ था तो देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो वहां पर पीपल गैदर्ड, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो इकट्ठा होने का कारण क्या था, कारण ये जो कड़ी है इससे पहले जुड़ी हुई है, किससे, रोलेट एक्ट से। याद है ना, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, हड़ताल रखी गई थी, लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा था रोलेट एक्ट को लेकर। तो अब क्या था, उसी तरह से कुछ लोग गैदर हुए थे असेंबल करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए कि रोलेट एक्ट का क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को किस तरह से अपोज किया जाए, ठीक है ना। तो इस मामले में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। और दूसरी चीज, 13 अप्रैल को क्या होती है, बैसाखी, ठीक है ना, एक मोस्टली जो सिख कम्युनिटी है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो पंजाब के अंदर ही है अमृतसर, वहां पे वो सेलिब्रेट करने के लिए गार्डन में आए थे, मेला लगा हुआ था जिस तरह से, तो वहां पर वो आए थे। उसमें कुछ बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे। तो वहां पर वो लोग इकट्ठा हुए। तो जो वायलेंस ड्यू टू रोलेट एक्ट, कि क्या कुछ रोलेट एक्ट के तहत होना है उसको लेकर, प्लस बैसाखी, दो चीजें हो गई। वहां पर अचानक एंट्री होती है किसकी, जनरल डायर, ठीक है ना, जो कि मेन विलन है इस पूरे इंसिडेंट का। उन्होंने कमांड ली और क्या की, ओपन फायर और लगातार फायरिंग की। देखो जो जलियांवाला बाग गार्डन है उसका जो एंट्रेंस है, ठीक है ना, वो क्या है, एक ही है, इस तरह से गार्डन बना हुआ है, ठीक है। तो एंट्री क्या है, एक ही है, एग्जिट एंट्री एक ही है। वो क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और अपने कुछ सोल्जर्स के साथ, सैनिकों के साथ जनरल डायर ने एंट्री की और उन्होंने क्या की, डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करने पर लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या था, एक वेल कुआं था, लोग भागते भागते उस भीड़ के साथ बहुत से लोग उस कुएं में गिर गए और वो एक दूसरे पर दब के ही क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ था, ये जो इंसिडेंट था इसमें 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। जिससे क्या हुआ कि पूरे कंट्री के अंदर एक गुस्से और शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने क्या किया, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स, लोग जो हो गए वो गलियों में, सड़कों पर, ठीक है, आगे उन्होंने स्ट्राइक्स की, क्लैश विद द पुलिस, और पुलिस के साथ जो अंग्रेज हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ उनका झगड़ा भी हुआ। प्लस में कई बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को या जो ऑफिसेस है उनको जला दिया गया, ठीक है। क्योंकि वो जो लोग थे वो निहत्थे थे, उन्होंने कुछ कोई ऐसा नहीं, कोई वो उन्होंने कोई वायलेंस की थी या उनके पास कोई
वेपन्स थे और कोई कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी हाई लेवल की चल रही थी। वो सिर्फ एक छोटी सी असेंबली कर रहे थे, उसके साथ बहुत सारे लोग तो ऐसे ही घूमने आए थे वहां पर, ठीक है, जिसमें वुमेन्स भी थी, एज्ड पीपल भी थे और चिल्ड्रंस, बच्चे भी थे। तो उन सब के ऊपर अचानक गोलियां चलवा देना, तो ये ह्यूमैनिटी के बहुत ही क्या था, अगेंस्ट था, जिसके लिए आज तक उनको क्या किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये भी कब हुआ था, 1919 में, रोलैक्ट एक्ट 1919 में। इसमें क्या हुआ था, द पीपल वर गैदर्ड, ठीक है ना, किस लिए, वायलेंस ड्यू टू रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट में क्या हुआ था, क्या कुछ घटनाएं हुई थी, और उसके साथ प्लस बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए किसने गोलियां चलवाई, कमान किसने ली, जनरल डायर ने। उसके बाद उन्होंने ओपन फायर की, बहुत सारे लोग उसमें, many peoples were killed, crowd took to the street, strikes clash with the police। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उसके लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑनर्स मिले हुए थे उनको उन्होंने वापस कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को जो सर का टाइटल मिला हुआ था, यानी हर अंग्रेज अधिकारी हो या इंडियन हो उनको सर कह के बुलाता था, ठीक है ना, तो क्योंकि उनको नोबेल मिला था, तो उस वजह से उन्होंने अपना वो टाइटल गवर्नमेंट को वापस कर दिया। और उसके साथ ही जनरल डायर को उसकी सजा क्या मिली कि भाई ठीक है, वो आगे से उसकी उसकी जो जॉब है वो यहाँ इस एरिया में नहीं कर सकता, सिर्फ ये उसकी क्या थी, पनिशमेंट थी। और अभी तो हम ये भी कहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में तो इसकी बहुत सराहना की थी वहाँ के न्यूज़पेपर में कि बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना, एक अच्छी कमांड थी उसकी। तो ये था जलियांवाला बाग इंसिडेंट 19। लास्ट है द खिलाफत मूवमेंट, ये भी 1919 में हुआ था। आई टोल्ड यू कि 3 ऐसे इंसिडेंट हुए थे, द फर्स्ट रोलैक्ट एक्ट, द सेकंड जलियांवाला बाग एंड द थर्ड द खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, देखो, हर्ष ट्रीटी विद इम्पोज्ड विद खलीफा, कि तुर्की एक कंट्री है, ठीक है ना, वहां पर जो मुस्लिम है उनके जो मेन स्पिरिचुअल जो धर्म गुरु होते थे वो तुर्की में होते थे, जिनको हम बोलते थे खलीफा। क्लियर है, तो जो इस्लामिक धर्म गुरु जो थे वो खलीफा जिनको हम बोलते थे, उनको क्या किया गया था, जो ब्रिटिशर थे वो उनको परेशान कर रहे थे, उनको इम्पोज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि आपको मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918 में, याद है ना। तो जो तुर्की था या इस्लामिक जो कंट्री थी वो किसके साइड में थे, वो जर्मनी के साइड में थे, ठीक है ना। तो जर्मनी जापान ये हार गए थे, ब्रिटिशर जीत गए थे, तो उसका बदला किससे ले रहे थे, वहां के जो मेन जो लीडर्स हैं उनके साथ, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अंदर इंगेज्ड हैं, ठीक है ना, उनके साथ तो पंगे कर रहे थे, पॉक्ट कर रहे थे। कौन, ब्रिटिशर्स, उनके साथ हार्श ट्रीटी इम्पोज विद खलीफा। तो ये चीज क्या थी, बर्दाश्त नहीं थी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लोगों को। ऑब्वियसली अब मान लो हमारे कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु है इंडिया में, उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो अमेरिका में इंडियंस है वो उसको क्या करेंगे, अपोज तो करेंगे। तो सेम वही था कि जो तुर्की में हो रहा था, तो इंडिया के अंदर उसके लिए क्या बनी, एक खिलाफत कमेटी बनी, और खिलाफत यानी इसके अगेंस्ट, एक हिसाब से खिलाफत का मतलब यानी अगेंस्ट। तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो मेन लीडर्स थे, उन्होंने क्या की, इंडिया में उसकी बहुत सारी रैलियां की कि भाई जो भी हमारे खलीफा के साथ हो रहा है वो गलत है, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर यहाँ भी थे और ब्रिटिशर इंडिया में भी थे। तो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे क्या किया है, रैली वगैरह निकाली गई। इसका सपोर्ट किसने किया, महात्मा गांधी ने। क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर, कि अगर वो खिलाफत का विरोध करते हैं तो क्या करेंगे, मुस्लिम्स को भी लगेगा कि भाई जो गांधी जी है वो हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्लोज आएंगे किसके, हिंदू के, या जो भी महात्मा गांधी एक कोई काम शुरू कर रहे हैं उसके साथ वो आएंगे। कौन आएंगे, मुस्लिम्स भी, क्योंकि मुस्लिम जो थे उस टाइम मुस्लिम लीग थी, एक पार्टी थी, वो उसके कहने पे चलती थी। तो अब क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आने का सबसे बड़ा चांस क्या था, खिलाफत मूवमेंट। हो तो कहाँ रहा था, तुर्की में, लेकिन इंडिया में उसको बड़े जोर शोर से उसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था कि भाई जो ब्रिटिशर है आप जो भी कर रहे हो खलीफा के साथ वो क्या है, गलत है। तो ये है आपका खिलाफत मूवमेंट, ठीक है ना, कि कहाँ था खिलाफ, असली इसका जो मेन सेंटर था टर्की था,
खिलाफत कमेटी कब बनी थी? 1919 में। कई बार वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है, उसके मेन लीडर कौन थे? तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मुंबई से शुरुआत की थी उन्होंने, तब बॉम्बे कहते थे उसको। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम को क्लोजर लाने के लिए इस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। क्लियर है? ये आप तीनों ही रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग, और अगर ये आपने खिलाफत तीनों अच्छे से याद कर लिए तो समझ लो आपने 5 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड के अंदर आपके श्योर सही होंगे। ठीक है, एक बार और डिटेल स्टडी कर लेना। ठीक है, until the next video, keep learning, keep practicing.